आओ हमारे पार्लियामेंटेरियंस इधर हैं, पीटीआई के इतने कई 100 पार्लियामेंटेरियंस इधर खड़े हैं, सारे लॉयर्स आए हुए हैं, सारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। आओ आके पाकिस्तान के लॉ मेकर्स के ऊपर लाठी चार्ज, टीयर गैस और जेल डालो और बताओ कि ये इंसाफ के तकाजे हमारे। और ये तो आपको पता हम मीडिया की आज़ादी के लिए भी खड़े, क्योंकि सारे अहदेदार ख़ास तौर पे देखें, लोगों ने कहा दूर से आना है, हमने कहा कि ख़ास तौर पे, ये फिर से मैं आपको कह देती हूँ कि सिर्फ पिंडी डिवीज़न के, मुझे ख्याल में, क्योंकि ये हमें ये लोग ही बता रहे थे पीटीआई वाले, कि सिर्फ पिंडी डिवीज़न में ये जो सारे फ़र्क जो विंग्स हैं उन्हीं के 15,000 अहदेदार। हाँ, यूथ विंग है, विमेंस विंग है, और कौन सा ILF, ये लॉयर्स का विंग है, ISF है, मदर विंग है, माइनॉरिटी विंग, कोई 6-7 विंग्स के, लेबर भी है, लेबर विंग है, ट्रेडर्स विंग है। कहते हैं इनके जो अहदेदार हैं कम से कम 20,000 अहदेदार हैं सिर्फ पिंडी डिवीज़न के। तो जो हम जब कह रहे हैं 10,000 मिनिमम आए अहदेदार, तो बेसिकली आना तो सबसे आसान, तो आजकल पेट्रोल महंगा हो, साइकिल पे भी हम आ सकते हैं, इतना साइकिल पे भी आ सकते हैं, मतलब कोई खर्चा नहीं है। लेकिन ये ओहदे 20,000 जो ओहदे हैं, इसका कोई मकसद होना चाहिए। और मैं बारी बारी हम कह रहे हैं कि बहुत लोगों के साथ जुल्म करते हैं, बहुत बोझ है, लेकिन जब इकट्ठे निकलेंगे ये जुल्म का भी मुकाबला कर सकते हैं, ये बोझ भी उठा सकते हैं। अकेले बोझ पड़ता है, जब इकट्ठे होंगे तो बोझ नहीं ये हुकूमत नहीं बर्दाश्त कर सकेगी बोझ। लेकिन पिंडी के अगर 10,000 अहदेदार आ जाएं और इकट्ठे मिलकर आएँ, और जहाँ रोकते हैं हम रुक जाएंगे, ये आप मैसेज दे रहे हैं कि ये पीटीआई है, आप अपने पीटीआई का मैसेज दे रहे हैं कि हम बोझ बर्दाश्त करेंगे। और जो नहीं कर सकेगा, मैं तो अब तो बड़े दिनों से कह रहे हैं कि इर्द गिर्द औरों को किसी को अपना ओहदा ऑफ़र कर दें कि मैं बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, तुम ले लो, मजबूरी है। जो मजबूरी से किसी को ऑफ़र कर दो, वो ले लेगा जो बोझ उठा सकता है। आजकल ये हालात हैं, तो इसके अंदर और कुछ नहीं, यही करना है, ये मुश्किल काम नहीं है। और जब पिंडी में शुरू हो जाएगा ना ये काम, ख़ास तौर पे मैं अहदेदार या कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि 9 तारीख को तो केपी की तरफ से आ रहे हैं ना अहदेदार ही आ रहे हैं ना, आपके अहदेदार लीड करेंगे। अगर लोग ज्वाइन करना चाहे कर लें, ये जलसा नहीं, लेकिन लीड तो अहदेदार करेंगे ना सारे। अब 20-25 हज़ार 30,000 अहदेदार जब केपी से निकलेगा, जुनैद अकबर को इमरान ने तंजीम साजी पे लगाया था, जब 20,000 30,000 उनके ऑफिस होल्डर्स आगे होंगे फ्रंट पे देखिए, हम आगे खड़े हैं, हम तो बहने हैं, लेकिन जब आप लीडर्स आगे खड़े होते हैं तो वो लोग तो आ ही जाएंगे, अवाम तो आना चाहती है, ठीक है। तो इससे पिंडी में एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, ख़ास तौर पे पिंडी के जो अहदेदार हैं। हमारा मकसद क्या है, इतना प्रेशर बिल्ड करो इस हुकूमत के ऊपर कि इमरान खान को इलाज करवाया जाए अस्पताल में। बैरिस्टर गौर साहब, ये बताइएगा, सुहेल आफरीदी की जानिब से 9 अप्रैल को पिंडी लियाकत बाग में जलसे का ऐलान किया गया है। अगर डीसी की जानिब से, डीसी रावलपिंडी की जानिब से इजाजत नहीं दी जाती तो क्या उसके बावजूद जलसा होगा या नहीं होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी? कोर्ट चले जाएंगे, कल परसों में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर वहाँ से भी कोई आपको परमिशन नहीं मिलती, उसके बाद परमिशन मिलेगी, मिल जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। और मिल जाएगी इंशाल्लाह, परमिशन मिल जाएगी। और ये भी खबरें आ रही है कि इस महीने अप्रैल के एंड में आप लोग कोई लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, इस हवाले से कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात है? इंशाल्लाह ताला देखेंगे जो भी है, अभी कोई पास नहीं। ये बताइएगा, इससे पहले पेट्रोल महंगा होने पर वज़ीर-ए-आज़म को चोर कहा जाता था, तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म चोर है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली इस बात, चोर है। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑयल, पेट्रोल और डीजल के खिलाफ एहतजाज में बड़े चैंपियन समझते हैं खुद को, और क्या समझते हैं कि अगर वो अभी जो डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब अगर बाहर सड़कों के निकलते हैं तो आप मौलाना साहब के साथ देंगे? पेट्रोल प्राइसेस, हाँ सर, पेट्रोल डीजल, अच्छा पेट्रोल और डीजल मेरे नाम लिया सर। बैरिस्टर गौर साहब, ये बताइए। देखो, मैं ये समझता हूँ अल्लामा साहब एक बड़े अल्लामा साहब बड़े ज़ीरक इंसान है, अल्लामा साहब बड़े ज़ीरक इंसान है, और हमेशा से उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले करने की। मैंने भी पेट्रोल और डीजल बोला है आपसे।
نہیں میں اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ اپوزیشن میں ہیں اور مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ عوام کے مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے اور وہ عوام کے احساسات جذبات کا قدر کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کو بھی یہ احساس ہے کہ اس وقت سب نے مل کے ایک رول ضرور ادا کب بلا رہے ہیں آپ لوگ اس کو آل پارٹیز کانفرنس کب بلا رہے ہیں؟ ایک دو دنوں میں انشاءاللہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، شاید پرسوں ہو جائے۔ وہ دیکھیں 1 پوائنٹ ادھر سے ہی کر لیں، بے شک کر رہے ہیں وہی ہوگا۔ ون پوائنٹ ایجنڈا کیا صاحب کو دعوت دیں گے آل پارٹیز کانفرنس آج آپ لوگ کو دوسری گاڑی دیں، مولانا صاحب کو دعوت دیں گے آل پارٹیز کانفرنس میں؟ دیکھو ہم سارے ہم خیال جو اس کے جو پارٹیز ہے اپوزیشن کے ان کو، اور ہم خیال پارٹی سب کو آنا چاہیے۔ دیکھو یہ جو ایک ایشو ہے پیٹرول کا یا مہنگائی کا، یہ کوئی سیاسی نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ کوئی مذہب کا نہیں ہے، یہ آپ کے منشور سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کا۔ آپ سب لوگ جو کیمرے اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے پاس ہیں، آپ ادھر آتے ہو، آپ سوچو کس طریقے سے زندگی گزار لیں گے۔ چلو جو لوگ ہیں جن کے پاس گزارا ہے وہ تو بڑے گاڑی سے چھوٹے سے کوئی چنگچی پہ آ جائیں گے، لیکن جن کے پاس کچھ بھی نہیں وہ کیا کریں گے؟ اچھا اس لیے یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بالکل اکانومی پاکستان کی خراب ہو جائے، لیکن اکانومی ہوتی ہے عوام کے لیے، تو عوام کی جو ہے زیادہ تر دیکھو آلریڈی 42% لوگ غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اکانومی بہت افیکٹ ہو گئی ہے، وار بھی شروع ہے، علاقے کے خطے کی جو صورتحال ہے، تو ہم پاکستان کی سینسٹیوٹی کو بھی جانتے ہیں اور نہیں چاہتے کسی صورت کے ارسپانسبل کوئی پارٹی یا کوئی گروپ جو ہے یا لوگ وہ ارسپانسبل کوئی ایکشن کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جانے دے۔ دیکھو امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پہ ہونے چاہیے تاکہ حکومت کو احساس ہم دلا سکے کہ جو مہنگائی میں جو اضافہ آپ نے کیا ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ ڈسپروپورشنیٹ ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو مثال دی کہ دنیا میں تو صرف اس جنگ سے ہمارے ہاں تو نہیں ہوا ہے، جنگ کی پرائس میں سے 90 ممالک افیکٹ ہو چکے ہیں اور 90 ممالک نے رد و بدل کیا ہے، لیکن ہم ویتنام سے بھی آگے بڑھے اور ہم نے 54% اضافہ کر دیا، جبکہ ان کا 50% ہے، نائجیریا کا 35% ہے اور ہم ان سے بھی آگے بڑھ گئے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے۔